पहले अपन पढ़ लेते हैं, डिस्कशन का भी देख लेंगे लास्ट में। अपनी बात थी सीओपी ओपी वाले क्वेश्चंस की। लास्ट क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया। एन नॉट कितना आया? 305। तो ट्यूनिंग फॉर्क सॉरी, जो दोनों पाइप हैं उनमें एक एक की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? एक की 300, एक की 310। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं बात को। एंड करेक्शन स्मॉल ई, यहां पर अपन किस तरीके से देखते हैं, ये समस्या क्या है, एंड करेक्शन क्या चीज होती है, समस्या ये क्या है, इस पर अपन बात करते हैं बेटे। तो आप देखिएगा, हमने यहां पर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप दोनों में बातें की, और हमने देखा कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप अगर है तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वी बाय क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप वी बाय 2L। और हम क्या कहकर निपटे कि भैया ये जो पाइप है, इस पाइप में, जिसको अपन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कहते हैं, इसमें क्या होता है, ये जो क्लोज्ड एंड है ये यहां पर रिजिड एंड जैसा बिहेवियर दिखाता है। और अगर ये रिजिड एंड जैसा बिहेवियर दिखाता है तो रिजिड एंड के कारण अपने को यहां बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या मिलता है? नोड फॉर्म होते दिखाई देता है। हमने कहा कि अगर इस ट्यूब की लंबाई L है तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए जब अपन बात करते तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N इज इक्वल टू V बाय 4L हो जाएगी। तो क्या हुआ यहां पर, समस्या क्या है यहां पर कि जब हम किसी एक ट्यूब, किसी एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को लिए, अरे सुन ले भाई, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप अगर अपन लिए, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की उस फीते से लंबाई नाप ली, प्रॉपर एग्जैक्ट लंबाई नाप कर मैंने उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दिया। तो थ्योरेटिकली उसकी जो वैल्यू आई ये V/4L आई। V/4L मान लेता हूं ये वैल्यू आई मेरे सामने 200 हर्ट्ज, यानी ट्यूब दिखाई है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, फॉर्मूला है V/4L, और इससे जो थ्योरेटिकल या जो इससे फॉर्मूले वाली जो वैल्यू निकल कर आई वो 200 हर्ट्ज निकल कर आई। और इसी ट्यूब को दिखाई गई ट्यूब को जब एक प्रैक्टिकली वाइब्रेट करके देखा गया तो पता लगा इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 200 से कम है। मतलब जो चीज 200 आनी चाहिए, जो फॉर्मूले से 200 आ रही है, प्रैक्टिकली वो चीज 200 है ही नहीं, वो कम है उससे, 195 194 कुछ है। तो फिर पता लगाया ये अंतर क्यों आ रहा है भाई। अगर ये कॉन्सेप्ट सही है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो बात की जा रही है वो सही है, तो एरर कहां पर आई? तो फिर दिखाया गया, उस चीज को सोचा गया और देखा गया कि यहां नोड बनने का कारण क्या है। तो आपने कहा टेक्निक पे भागते हैं, तो टेक्निक पे भागे तो पता लगा नोड बनने का कारण है रेजिडेंट। जहां रेजिडेंट है वहां का पार्टिकल चाह कर भी वाइब्रेट हो नहीं पाएगा, तो वहां डेफिनेटली नोड ही बनेगा। फिर हम आते हैं इस दूसरे एंड पर, ओपन एंड पर। तो यहां क्या है बेटा? एंटीनोड। क्या है कारण एंटीनोड बनने का, वो मैं आपको समझाता हूं कि यहां पर क्या होता है, पार्टिकल हैज मैक्सिमम फ्रीडम टू वाइब्रेट, और पार्टिकल के पास मैक्सिमम वाइब्रेट करने की फ्रीडम है, तो यहां का पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होल्ड करता है, करना चाहिए। पर फिर बात यहां पर निकल कर आई, जब इसको ऑब्जर्व किया गया तो पता लगा कि यहां पर जो हम बात कर रहे हैं फ्रीडम, मैक्सिमम फ्रीडम की, तो वो यहां ना होकर इसके बजाय यहां मौजूद पार्टिकल अपने को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता नजर आया। हल्का सा बाहर, ये तो मुझे दिखाना पड़ रहा था कि मैं जब कुछ लेटर लिखूंगा तो मुझे जगह चाहिए, हल्का सा बाहर वहां पर उस एंटीनोड को शिफ्ट होते देखा। इंस्टेड ऑफ पार्टिकल, दिस पार्टिकल हैविंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता नजर आ रहा है। तो फिर हमें यहां पर समझ में आया कि वी नीड टू करेक्ट द पोजीशन ऑफ एंड करेक्शन एंटीनोड, एंटीनोड की पोजीशन को करेक्ट करने की आवश्यकता है। और हमने माना इस बिल्कुल इस ढक्कन से, इस एंड से ई हाइट ऊपर, यहां पर क्या माना गया? एंटीनोड माना गया। तो फिर हमने कहा कि अच्छा अगर ऐसा है तो अब क्या चीजें चेंज होंगी। तो आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल कंडीशन में यहां क्या है? नोड। यहां क्या है? एंटी नोड। और ये डिस्टेंस यहां से यहां की क्या है? ई। ट्यूब की लेंथ क्या है? एल। नोड से एंटी नोड की दूरी लैम्डा बाय, अरे हाँ ना,
इज इक्वल्स टू एल प्लस लेमडा बराबर 4 टाइम्स एल प्लस और फ्रीक्वेंसी एन इज इक्वल्स टू वी अपॉन लैम्डा। लैम्डा मतलब 4L और अभी एल के बजाय आपको एल प्लस ई लिख देना है। और यहां से आप कह पाएंगे कि देखो लैम्डा क्या हो गया एंड करेक्शन के कारण बड़ा, एंटीनोड शिफ्ट हो गया तो वेवलेंथ हल्की सी जो यहां होनी चाहिए थी वो वेवलेंथ हल्की सी एनलार्ज हो गई है, लैम्डा बड़ा हो गया है। और उस एंटीनोड की पोजीशनिंग के आधार पर लैम्डा बड़ा हो जाने के आधार पर ऑब्जर्व्ड जो अपने को प्रैक्टिकली जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम मिलेगी, क्योंकि लैम्डा बड़ा तो फ्रीक्वेंसी कम। तो यहां से फिर उस करेक्शन को, उस चीज को किस नाम से बताया गया? एंड करेक्शन कहा गया कि उस एंड पर जो एंटीनोड की पोजीशन मानी गई थी उसको करेक्ट करके कहां मानना है? ई, बाहर की ओर। फिर बात आई कि अगर यही सारी बातें जो हमने यहां पर की अगर ये ओपन ऑर्गन पाइप में की जाए तो हम ओपन ऑर्गन पाइप में कर देंगे, पर यह समस्या यहां ओपन ऑर्गन पाइप में एक जगह नहीं दो जगह है, क्योंकि एंटीनोड एक जगह नहीं दोनों एंड्स पर मौजूद होता है। तो अगर यहां पर इसकी लेंथ एल है तो एंड करेक्शन यहां भी होगा और यहां भी होगा। और जब अपन फंडामेंटली बात करेंगे, फंडामेंटल कंडीशन की बात करेंगे, तो उस फंडामेंटल कंडीशन में लैम्डा बाई 2 होती है एंटीनोड से एंटीनोड की दूरी होती है ना, इज इक्वल टू एल प्लस 2ई। तो हम यहां पर वापस से वही बात कह रहे हैं कि ड्यू टू दिस एंड करेक्शन लैम्डा विल, फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। तो यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट सही बैठ जाता है। पर मुसीबत अभी बाकी है कि ठीक है हमने हमने सोच लिया कि एंड करेक्शन मुझे यहां पर अप्रूव करना है, पर होगा कितना एंड करेक्शन? ई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कैसे पता लगेगा? तो हमने कहां से, हमने क्या बात की बेटा, ये एंड करेक्शन मुझे क्यों सोचना पड़ा था? हमें सोचना इसलिए पड़ा था क्योंकि थ्योरेटिकली जो इस फॉर्मूले से आंसर आ रहा था और प्रैक्टिकली जो वैल्यू आ रही थी वो अलग आ रही थी। तो अगर आप एंड करेक्शन जानना चाहते हो, पता करना चाहते हो एक्चुअली एंड करेक्शन कितना है, तो एक्सपेरिमेंटली ही पता लगेगा, एक्सपेरिमेंटली। तो दो तरीके एक्सपेरिमेंटल पता करने के। पहला पहला ये हमने नहीं किया, ये साइंटिस्ट लोगों ने पहले ही किया। उन्होंने अलग अलग रेडियस की ट्यूबें लेके देखी, कोई 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, अलग अलग रेडियस की बहुत सारी अनगिनत ट्यूबें ले ली, सीओपी ओओपी जो भी। और उन्होंने अलग अलग रेडियस की ट्यूबों पर उसको लेकर एक्सपेरिमेंटली जब चेक किया तो उन्होंने एक रिजल्ट निकाला कि जो ये एंड करेक्शन है ना, ये इसलिए बदल रहा है कि ये रेडियस के प्रोपोर्शनल है। जितनी मोटी ट्यूब एंड करेक्शन उतना ज्यादा मिल रहा है। तो जब आप बहुत सारे रिजल्ट कलेक्ट करते हो, एक्सपेरिमेंटली बहुत सारे डेटा कलेक्ट करते हो, तो एक कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर आपको जरूर मिलता है जहां पर आप सहमत होते हो। और उस सहमति का आधार ये था कि ई बराबर एग्जैक्टली यहां पर क्या लिखा जाएगा? 0.6 R। ये एंड करेक्शन की बात होगी। पर ये तभी लगेगा जब आपको क्या दिया हुआ हो? रेडियस ऑफ पाइप दिया हुआ हो, जो कि जनरली दिया नहीं जाता। 0.6 मैं क्या कह रहा हूं, एक्सपेरिमेंटल एक रिजल्ट कुछ ना कुछ तो निकल कर आया ना, उस रिजल्ट का फैक्टर है ये। कहते हैं ना के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के कहां से आया? एग्जैक्टली वैसे ही है। यू विल परफॉर्म मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स, चेक करेंगे डेटा को, तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो पता लगता है कितना होना चाहिए, क्योंकि वो कॉमन रहेगा चीजों में। तो रेडियस ऑफ पाइप, तो मजे की बात यहां पर क्या है? पहली चीज एंड करेक्शन के लिए जो होगी, रेडियस ऑफ पाइप अगर दी जाएगी तो एकमात्र तरीका मेरे पास ये हो जाएगा, क्योंकि रेडियस ऑफ पाइप का कहीं कोई यूज ही नहीं है, पूरे इस सीओपी ओपी कहीं भी पढ़ लो, कुछ काम ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती हमें सिर्फ और सिर्फ पाइप की। पर अगर किसी क्वेश्चन में आर आ जाए तो मान लीजिएगा कि आर को इसलिए दिया है ताकि आप एंड करेक्शन निकाल पाए। पर फिर भी इस चीज के आने के, इस चीज के इस्तेमाल के 10% संभावना है। क्वेश्चन में अगर एंड करेक्शन का डिस्कशन हुआ है तो 90% संभावना है ये वाला तरीका ही फॉलो होगा, जिसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड, जो आप खुद परफॉर्म करते हैं। और इस मेथड का नाम है रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैसे होगा ये अपना अगला कंटेंट है, ये आप लिखें तुरंत।
जल्दी से लिख लें बस। लिखा। भाई लोग समय निकाल पर ईएलपी टाइम पर समय निकाल कर ही लेना टाइम पे ईएलपी, मतलब ऐसा नहीं पेंडिंग पड़ी रहे और पड़ी ही है। जैसे जैसे आपकी श्रद्धा बने, 10 सवाल, 15 सवाल, 20 सवाल, जिस दिन जैसे कर सको। कि ओवरऑल चैप्टर मतलब तभी अपना अपन कंप्लीट कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, फॉर्मूले मुझे एक एक बार, दो दो बार मैंने यूज कर लिए, चीजें मैंने याद कर ली, कॉन्सेप्ट जो भी है थियोरेटिकल अच्छे खासे ईएलपी में रिपीट भी हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट सारे कॉन्सेप्ट, उनका अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा आपको। बहुत बाद के लिए ना डालें। लिखा भैया। एक बेसिक सा सवाल इसी एंड करेक्शन पर अगर अपन सोचना चाहें कि क्या इंट्रोडक्शन हो सकता है एंड करेक्शन के बारे में, तो वो देख लो। इस क्वेश्चन को सोचो।
कौन सा पाइप है पहले तो ये फिगर आउट करें। ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप में फाइंड क्या करना है, एंड करेक्शन। ओपन ऑर्गन पाइप और फ्रीक्वेंसी कौन सी बात कर रहा है, ये फंडामेंटल। आप सब जानते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए लिखना क्या होता है, V/2L। हाँ के ना, हाँ के ना। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए बात होगी N बराबर V/2L। हमें यहाँ पर एंड करेक्शन की बात करनी है। और ओपन ऑर्गन पाइप में हमने क्या सीखा, दोनों तरफ एंटी नोड शिफ्ट हो जाएंगे, तो L के बजाय L+2E करना है। तो मतलब ऐसा नहीं कि मुझे रटना भी पड़ा, कुछ नहीं, बस मुझे हाँ ये ध्यान रखना पड़ा, एंटी नोड जहां जहां है वहां उसको शिफ्ट करना है। और वो ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों तरफ होते हैं, इसलिए 2E जोड़ दिया, किसमें, L में ही जुड़ेगा। V/2L इसलिए आया क्योंकि ये बात किसकी है, ओपन ऑर्गन पाइप की। क्लोज ऑर्गन पाइप की होता तो क्या होता था बेटा, V/4L, और L के बजाय L+E। इतना सा अपने को कन्वर्जन करना पड़ता। फिलहाल यहां पर अपने को फ्रीक्वेंसी और स्पीड यानी V और N सेम दिया हुआ है, कट जाएगा, तो यहां से 2 टाइम्स L+2E बराबर 1, और यहां से L+2E बराबर 1/2, 1/2 मतलब 0.5। सही कर रहा हूं क्या, हाँ। और L की वैल्यू कितनी है, ट्यूब की लंबाई 44 सेंटीमीटर, यानी मीटर में 0.44 प्लस 2E बराबर 0.50, 2E बराबर 0.06, E बराबर 0.03, और इसी को क्या कहते हैं, 3 सेंटीमीटर। चले, तो नेक्स्ट अपना यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो है रेजोनेंस ट्यूब, जिसकी हम बात करने वाले थे कि एक्सपेरिमेंटली क्या बातें होंगी जब एंड करेक्शन वगैरह की बात की जाएगी। तो देखिएगा, जैसे ये रेजोनेंस ट्यूब का सेटअप है, सेटअप से बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, मैं काम काम की बातें आपको यहां पर बना के बताता हूं, सुनिएगा। इस सेटअप में ये एक ट्यूब रहती है बेटा, ट्यूब। हमने एक क्वेश्चन किया था, व्हेन एन ओपन ऑर्गन पाइप इज डिप्ड इनटू अ लिक्विड 40%, फिर हमने कहा था कि अब नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो मैंने विशेष तौर पर ये दो बातें कही थी कि अगर कभी भी किसी ट्यूब को लिक्विड में डुबो दोगे तो उससे होगा क्या बेटा, उससे होगा ये कि जितना डूबा हुआ हिस्सा है अब वो मेरे काम का नहीं है, मुझे सिर्फ अब रिमेनिंग जो एयर कॉलम बोलते हैं इसे, क्लोज ऑर्गन पाइप या ओपन ऑर्गन पाइप को क्या बोलते हैं, एयर कॉलम। तो जितने पार्ट में वहां ट्यूब में हवा भरी बाकी है वो मेरे लिए उपयोगी लंबाई है। तो यहां पर भी क्या होगा कि ये जो ट्यूब है ना, ट्यूब, ये ट्यूब जो कनेक्टेड है, इसमें नीचे एक पाइप है, एक यहां पर अपन यू मान ले, जैसे केमिस्ट्री में वो अपन करते हैं ना, टाइट्रेशन वगैरह करते हैं, तो टाइट्रेशन में भी जैसे हल्का सा टोटी खोल देते हैं, टप टप बाहर निकलता है और लिक्विड का लेवल चेंज होता रहता है, बिल्कुल कुछ वैसा स्ट्रक्चर मान ले बस, ठीक है। अपने को यहाँ ज्यादा पानी बाहर निकालना है तो थोड़ा सा एक ज्यादा बड़ा रिजर्वोयर ले लिया ताकि लैब में गीला ना कर दे। तो हमारा कंसर्न यहाँ पर यह है कि ये जो ट्यूब है इस तरीके से है। देखो वैसे तो इसको घंटे भर में समझाया जा सकता है, मैं फिर भी अपने लिमिटेड टाइम में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनना पूरी बात को, 100% आ जाएगी समझ में। यहां पर जैसे ये ट्यूब है, अब लैब में गए, ट्यूब पूरी भरी है ऊपर लबालब यहां तक। अब ट्यूब पूरी भरी है तो मैंने अभी समझाया कि बेटा सारा मसला किसका है, एयर कॉलम का, यानी जितने हिस्से में ट्यूब में एयर उपलब्ध है। जब पूरी भरी है तो यहां पर एयर उपलब्ध वाला हिस्सा है ही नहीं। और आप ये भी जानते हैं कि जब अपन इसको खाली करने लगेंगे तो ये ट्यूब की सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये ट्यूब अपन ने मान लो यहां तक एल लंबाई तक धीरे 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 खाली कर दी, यहां तक ये अपना इस तरीके का प्रोजेक्शन हो गया, इस तरीके की कंडीशन बन गई भैया। और जितनी अवेलेबल लेंथ बची है वो क्या है, एल बची है ना, एल। कौन सी सिचुएशन बनेगी, तो आप कहेंगे सर यहां पर ये पानी जो है ना ये क्लोज्ड एंड प्रोड्यूस करता है, यानी कुल मिलाकर अगर मैं इसको देखूं तो टेक्निकली मुझे ये क्या नजर आना चाहिए, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप नजर आना चाहिए, जिसके लिए क्या होना चाहिए, V/4L वाली कंडीशन बननी चाहिए। और आप यहां पर करते क्या है, आप यहां क्या करते हैं बेटा, इसके ऊपर एक ट्यूनिंग फॉर्क लेकर खड़े हो जाते हैं, मतलब ट्यूनिंग फॉर्क को रबड़ पैड से वाइब्रेट कराते हैं और इस रबड़ ट्यूनिंग फॉर्क को यहां पर ऐसे ट्यूब के ऊपर ऐसे यूं बना देते हैं। अब क्या होगा बेटा, ट्यूनिंग फॉर्क लगातार वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेशन ट्यूब में अंदर वापस भी जाएंगे आएंगे, मिला के अंदर क्या बनेगा, स्टेशनरी वेव के कारण अंदर के पार्टिकल क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे।
तो सिंपल सिंपल सी बात है कि सोर्स है, ट्यूब है, सोर्स से वाइब्रेशन आए, ट्यूब में स्टेशनरी वेव बनी। और हम यहां पर क्या कहते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है, इसका नाम जो रेजोनेंस ट्यूब है, ये इसलिए है क्योंकि ये रेजोनेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है। और रेजोनेंस का एक ही प्रिंसिपल होता है, वो ये कि यहां पर जो सोर्स है और जो रिसीवर है, जब सोर्स कौन है बेटा यहां पर, और रिसीव वाइब्रेशन को कर कौन रहा है, ट्यूब। और इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी को अपन क्या बोल रहे हैं, एन। और इस ट्यूब की फ्रीक्वेंसी को अपन फंडामेंटल लिखना चाहूं तो क्या लिखते हैं, V/4L। और आप यहां पर क्या देखेंगे कि चूंकि हम यहां पर इस पानी का लेवल कम ज्यादा करके क्या लेंथ वेरी करा सकते हैं, लेंथ वेरी करा के ट्यूब के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। तो एक इस तरीके से ट्यूब के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कम मतलब लेंथ बढ़ाते बढ़ाते फ्रीक्वेंसी को चेंज करते करते एक मौका ऐसा मिलेगा जब ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और ट्यूब की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सेम। और जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है उसे ही क्या कहते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा फ्रीक्वेंसी सेम हो गई, तो हमें यह पता लगेगा कि जब रेजोनेंस आ जाता है तो सोर्स से रिसीवर को एनर्जी ट्रांसफर होने लगता है मैक्सिमम, इसे कहते हैं मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर। और मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है यानी ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशनल एनर्जी से जो अंदर स्टेशनरी वेव बनी है, अंदर स्टेशनरी वेव के पार्टिकल भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते नजर आते हैं। यानी होगा क्या, ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूब है, ट्यूब को हमने खाली कराना शुरू किया। ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशन जब किसी खोखली चीज में जाते हैं, खोखले पाइप में भी अगर अपन फूंक मारते हैं ना तो हल्का हल्का बजता है, वो ऐसे करके तो वो हल्का हल्का बजता है, मतलब एक तरीके का भोंपू जैसा साउंड निकल कर आता है ना, जैसे पैन का ढक्कन अपन जानते हैं, है ना। अब नहीं, फिर वहां पर क्या हो जाता है कि एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अगर मैं लेंथ वेरी करा रहा हूं तो इसके अंदर बन रही स्टेशनरी वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और बन रही स्टेशनरी वेव की फ्रीक्वेंसी, उस कंडीशन में एम्पलीट्यूड जो हो जाएंगे अंदर वाली इस स्टेशनरी वेव के, और जैसे ही वो मैक्सिमम हो जाएंगे लाउड साउंड निकल कर आता है, जिस लाउड साउंड को आते से ही आप यहां पर इसका पानी बहाना बंद कर देते हैं और इस लेवल को फिक्स कर देते हैं। और ये जो फिक्स लेवल हुआ है, ये फिक्स लेवल यहां इस स्केल की मदद से मेजर कर लिया जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटली आपने क्या किया पता है, आपने इंतजार किया लाउड साउंड अचानक आने का। जैसे ही वो लाउड साउंड आया थोड़े अटेंटिव रहते हैं, जैसे ही अपने को लगता है लाउड साउंड आ गया तुरंत इस पानी का लेवल जो हम बाहर बाहर रहते हैं ना पानी को रोक दो। तो उससे पता लगेगा कि यार अगर लाउड साउंड आ रहा है, कंपैरेटिवली बहुत अच्छा खासा एक तेज साउंड, शंख जैसा, अनुनाद जैसा साउंड अगर अपने को सुनाई दिया है तो रेजोनेंस आ चुका है। और रेजोनेंस आ चुकने का मतलब रेजोनेंस तभी आता है जब फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है। तो अब आप क्या कह सकते हैं कि ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी और ट्यूब की फ्रीक्वेंसी बराबर हो चुकी है। और वही चीज यहां पर आपने स्केल पर वो लंबाई नाप ली है कि आखिर ये ट्यूब खाली कितनी हुई। और चूंकि आप यहां पर एक्सपेरिमेंटल बात कर रहे हैं इसलिए आपको क्या भी मानना है बेटा, एंड करेक्शन भी मानना है, एंटीनोड यहां अज्यूम करना है। आप कहेंगे क्यों मानना है बेटा, मानेंगे, उसकी वैल्यू 0 आनी है या कुछ आनी है वो एक्सपेरिमेंट पर छोड़ देंगे। अगर ई 0 है तो 0 आ जाएगा, हमें क्या दिक्कत। तो यहां से सबसे पहली इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, तो आप कहेंगे यहां क्या है क्लोज एंड पर, यहां क्या है नोड से एंटीनोड की दूरी, जो कि एक्सपेरिमेंटली किसके बराबर है, पहला रेजोनेंट लेंथ L1 प्लस ई। हाँ के ना। फिर हमने यहां पर क्या किया, अब जैसे जहां रेजोनेंस आ चुका था यहां से इसको और खाली कराया, जैसे ही और खाली कराया लेंथ बिगड़ गई, लेंथ बिगड़ गई तो अभी रेजोनेंस नहीं हो सकता। पर यहां पर क्या होगा, जैसे इसको और खाली करते 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 जाएंगे, आप देखें बेटा गौर से देखें, यहां पर सेम वेवलेंथ का एक और फॉर्मेशन होगा जिसमें यहां एंटीनोड, नोड, एंटीनोड और नोड, इस तरीके की वेव स्ट्रक्चर हमें दोबारा से मिलती नजर आएगी इस पॉइंट पर। यानी वापस से वेवलेंथ ये और ये क्या हो जाएगा इस कंडीशन में और इस कंडीशन में सेम।
वेवलेंथ सेम तो फ्रीक्वेंसी सेम, यानी इस कंडीशन में दोबारा से लाउड साउंड अपने को सुनाई देता मिलेगा, और यहां से यहां इस कंडीशन को, इसको स्केल के माफिक क्या नाप लेंगे, L2। तो दोबारा से लाउड साउंड आया, तो मैंने वहां पर जब रोक कर देखा तो मुझे L2 मिला। ये 13 भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है, मतलब रेजोनेंस कितने ही आ सकते हैं, डिपेंड करेगा किस पर, इस ट्यूब के लेंथ पर। जैसे मुझे थर्ड रेजोनेंस कुछ यहां मिलेगा ना बेटा, और उतनी ट्यूब उपलब्ध है या नहीं, ये तो एक्सपेरिमेंट में उपयोग में ली गई ट्यूब की लंबाई बताएगी। समझ रहे मुद्दा, कि रेजोनेंस 1 आएगा या 2 आएंगे कि 3 आएंगे कि 4 आएंगे, ये तो उपलब्ध ट्यूब की लंबाई बताएगी कि हम कितनी ट्यूब को वैकेंट करा सकते हैं। पर मैं ये भी जानता हूं कि एक्सपेरिमेंट से हमें पता क्या लगता है बेटा, L1 L2 L3 लगता है। यानी L1 L2 के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटे, L2 E बराबर, बहुत बढ़िया, और अगर तीसरा भी आता है तो L3 प्लस E बराबर, बहुत बढ़िया। पर आप यहां पर क्या जानते हैं, L1 L2 L3 कौन बता रहा है, एक्सपेरिमेंट में किए गए उस स्केल के मेजरमेंट से मुझे L1 L2 L3 पता है। अननोन कौन कौन बचे, E और कितने अननोन, यानी मुझे इस एक्सपेरिमेंट से कम कितने रेजोनेंस मिल जाने चाहिए, 2 रेजोनेंस, जिससे 2 इक्वेशन तो एटलीस्ट बन जाए, ताकि उन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके मैं लैम्डा और ई पता कर सकूं। समझ रहे बात को। तीसरा मिलता है रेजोनेंस तो वो हमारा एडवांटेज है, फिर उसके थ्रू हो सकता है अपन और कुछ दोबारा से चेक कर लेंगे कि जो हमने पहले दूसरे से निकाला है वो सही आ रहा है नहीं आ रहा है, या नहीं करना तो छोड़ दो, 2 रेजोनेंस आपको एटलीस्ट चाहिए। तो यहां से जो ये 2 इक्वेशन आई है ना, इन 2 इक्वेशन से मैं सीधा सीधा आपको जो बातें याद रखनी है वो बताता हूं कि इन दोनों इक्वेशंस में अगर मैं इक्वेशन 2-1 करूंगा बेटा, 2-1, तो 2-1 करूंगा तो ई से ई L2 माइनस बराबर λ/2, यानी एक तो रिजल्ट ये आया जो आपको अब याद रखना है। और दूसरा कि अगर मुझे दूसरा नोन कौन पता करना है, लैम्डा के अलावा, लैम्डा पता लग गया ना बेटा, L1 L2 पता है कि नहीं है कौन देगा, क्वेश्चन देगा। और मुझे उसके बाद क्या पता करना था, मान लो लैम्डा, तो लैम्डा मैं इस रिलेशन से पता कर लिया, घटा दिया, तो ये याद रखूंगा मैं कि L2 माइनस L1 इज λ/2। अब मुझे E अगर पता करना है तो E पता करना है तो इक्वेशन 2/1, मैं कर नहीं रहा हूं, 2/1 कर लेना, वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह सब आप जानते हैं। पर हाँ, यहां से रिजल्ट जो ई का आता है वो आता है L2 माइनस 3L1/2। ये 2 रिजल्ट अपने को पता रखने हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं। ये है बात पूरे एक्सपेरिमेंट की कहानी। मतलब आपको कुछ नहीं सोचना होता, आपका काम होता है, कभी वो L1 L2 देके लैम्डा पूछ लेगा, L1 L2 देके एंड करेक्शन पूछ लेगा। तीसरी चीज कभी कभी ऐसी भी आ जाती है कि उसने L1 L2 यानी एक्सपेरिमेंट में 2 ही रेजोनेंस प्राप्त किए, और फिर आपसे पूछा कि अगर तीसरा रेजोनेंस भी निकाला जाता तो थर्ड रेजोनेंस लेंथ L3 क्या होती, क्या होती L3। तो अपना अपना काम क्या होता, ध्यान से सुनना बेटा। अभी आपने यहां पर देखा कि जब L2 में से L1 को घटाया तो ई से ही तो कट गया ना, L2 माइनस L1 कितना, λ/, तो अगर मैं इसमें से इक्वेशन 3 में से 2 को घटाऊंगा, L3 माइनस L2 वो भी 2 ही आएगा। तो अगर किसी ने मुझसे पूछा L3 बता दो, तो मैं क्या करूंगा, जो सेकंड रेजोनेंस लेंथ है उसमें क्या कर दूंगा, λ/2 ऐड कर दूंगा। अब आप कहेंगे सर λ/2 कहां से आएंगे, अरे ये रहा λ/2, L2 माइनस L1 से हमारे पास पहले ही आ चुका है, तो मैं चाहूं तो L3 निकाल सकता हूं इन बातों से। अब आपको क्या करना है वो मैं आपको सुनाता हूं बेटा। आप ये वाला तो इधर का तो छोड़ देना, आप ये फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ के लिए ये ट्यूब बनाना, फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ, और इसको क्या लिखेंगे, L1, क्या लिखेंगे, L1 लिख के ये इक्वेशन लिख लेना। साइड में एक और ये चित्र बनाना जिसमें मैं ये वाली बात हटा देता हूं ताकि अपने को थोड़ा सा क्लियर रहे, ये थोड़ा सा साफ सुथरा चित्र बन जाएगा। ये बना के इक्वेशन 2 लिख लेना, कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन 3 भी लिख लेना। आपको सॉल्व करने के लिए मात्र कितनी चाहिए, टेक्निकली 2, तो दोनों के रिजल्ट मैंने लिख दिए, ठीक है ना। पर इस सारे पहले, इस सबके पहले वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जरूर लिख लेना भाई, रेजोनेंस ट्यूब हेडिंग लिखना और ये कॉन्सेप्ट पहले बनाओ, ये वाला, फिर उसके बाद ट्यूबे बना के इक्वेशन से रिजल्ट निकाल लो।
लिख लिया? कौन सा? हाँ तो बनानी थी ना, तो वो नहीं बनी क्या बेटे? ट्यूब बना रहा है, किसी और को बना रहा है? इतनी देर लगती नहीं यार, यहाँ बना चुके हैं भाई लोग। एल कर देंगे, पर इतना नहीं होता मतलब। हाँ बिल्कुल करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। ये तो आज ही हो जाएगा खत्म तो। वेक्टर
अरे तुम जल्दी लिखो पहले यार, एक तो पता लगे जब मैं बोल दिया और उसके बाद यही खत्म नहीं हुआ, मेरा ही मोए मोए हो जाए। हो गया ना? तो आपको ध्यान देने योग्य बातें क्या है मैं आपको वो बता देता हूं। पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, लैम्डा निकालना पड़ेगा। सवाल ऐसे होंगे, रेजोनेंस क्यूब बोलकर वो L1 L2 देगा, L1 L2 देगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको लैम्डा पर अटैक करना आना चाहिए, तो पता होना चाहिए L2 माइनस L1 ई एंड करेक्शन, है ना? क्वेश्चंस कैसे होंगे अपन आइडिया लेते हैं। बेसिक बात आपको क्या पता होनी चाहिए, कितने रेजोनेंस अवेलेबल होंगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन अवेलेबल लेंथ ऑफ ट्यूब। पहला कहां मिलेगा, दूसरा, तीसरा। अब इतनी अगर ट्यूब की हैसियत है तो 3 रेजोनेंस मिल जाएंगे, नहीं है तो 2 में ही काम खत्म हो जाएगा, है ना? सवालों पर आते हैं। अरे यार, ब्रेक में भर लेना। वही उसी से कह रहा हूं, निकालेगा जो भर लेना। तो तुम बात ही ऐसी करते हो यार, मुझे पलट के बोलना पड़ता है, फिर मुझे खुद रिग्रेट होता है, आज छी कितना घटिया आदमी हूं मैं। ई की वैल्यू से आपको कोई काम नहीं होना चाहिए, आपको बस अज्यूम करना, मतलब बताना है कि कितने रेजोनेंस होंगे। तो आप पहले तो एन और लैम्डा, एन और वी से लैम्डा निकाल लें, और लैम्डा निकालने के बाद पहला रेजोनेंस चेक कर ले लैम्डा बाई 4 पर, दूसरा चेक कर ले 3 लैम्डा बाई 4 पर, तीसरा चेक कर ले 5 लैम्डा बाई 4 पर। तो पहले वी बराबर एन लैम्डा लगाओ, वी बराबर एन लैम्डा, वी 340 और एन भी 340, तो यहां से दोनों कट के लैम्डा कितना आ गया, 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे फर्स्ट रेजोनेंस चेक करना है, सेकंड रेजोनेंस चेक करना है, थर्ड रेजोनेंस चेक करना है, तो मुझे यहां से पता होगा फर्स्ट रेजोनेंस लैम्डा बाय 4, 25 सेंटीमीटर, दूसरा 3 लैम्डा बाय 4, 75 सेंटीमीटर, थर्ड रेजोनेंस 5 लैम्डा बाय 4, 100, कितनी ट्यूब है, 125 बन पाएगा,
तो हमें यहाँ ये नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ दो रेजोनेंस कंडीशंस ही हमें सुनाई देंगी। बड़े चले। बढ़ा दूं? ये क्वेश्चन देखो, इसमें एक तो एंड करेक्शन पूछा है फर्स्ट, एक दूसरा मैं और ऐड कर देता हूं, नंबर 2 आपको यहां पर थर्ड रेजोनेंस लेंथ L3B बताना है। आएगा नहीं? हाँ, बेटे ई के लिए क्या फॉर्मूला है? L2 कितना बोला है? 100, और L1 32। तो 100 माइनस 3 गुणा 32 यानी 90 अपॉन कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। अरे प्रभु, ई का फॉर्मूला बताया अपन ने, है ना? जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ रहे थे उन्हीं को घटा पिटा के, या सॉरी डिवाइड करके ई निकाला है अपन ने। अब दूसरी बात, यहाँ पर अगर थर्ड रेजोनेंस लेंथ पूछी जा रही है तो ये भी मैं जानता हूं कि थर्ड रेजोनेंस लेंथ इज इक्वल टू L2 प्लस लैम्डा बाय 2, और L2 कितना है? 100। अब मुद्दा है लैम्डा बाय 2 कितना होगा, तो क्या लैम्डा बाय 2 निकालना भी हमने सीखा है? लैम्डा बाय 2 बराबर L2 माइनस L1 100 माइनस 32 68। तो यहां पर प्लस में 68 कर दो, 168 विल बिकम थर्ड रेजोनेंस लेंथ। बढ़े आगे।
चले, इको जरा सा बच्चा सा कॉन्सेप्ट है। इको क्या होता है, हिंदी अनुवाद बोले तो साउंड का गूंजना। साउंड के गूंजने के दो पर्सपेक्टिव यहां पर हो सकते हैं। एक कि अगर सामने दीवार एक ही है और यहां से कोई आदमी खड़ा होकर चिल्लाता है तो क्या होगा, चिल्लाया गया साउंड जाएगा और फिर गया। कितनी बार गूंज सुनाई देगी, तो पूछा जाएगा कि यहां पर अगर इस आदमी से इस दीवार तक की या आदमी से इस क्लिफ तक की दूरी डी है और साउंड का मीडियम में प्रोपगेशन स्पीड वी है, तो कितनी देर बाद अपने को इसका इको सुनाई देगा, ऐसा पूछा जाता है। तो सिंपल सी गणित है, टाइम मुझे निकाल लेना बेटा। साउंड जाएगा और आएगा तब पूरा टाइम लेगा ना, तब तो दोबारा रिपीट होकर सुनाई देगा। तो टोटल डिस्टेंस, साउंड की प्रोपगेशन की वेलोसिटी, तो ऐसा हम यहां पर कर देंगे, जैसा कि मैंने कहा बच्चा कॉन्सेप्ट। हाँ, दूसरी चीज यहां पर ये जरूर होती है कि कभी हमें इस तरीके से दो क्लिफ के बीच में, दो दीवारों, दो पहाड़ियों के बीच में एक आदमी खड़ा होता है, उसके लिए क्या होता है, जब वो चिल्लाता है ना तो साउंड इधर से भी आएगा टकरा के, फिर इधर से भी आएगा और रिपीटेडली ऐसा चलता रहता है। यानी अपने को अपनी ही आवाज 5 7 10 बार 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 रिपीट होकर सुनाई देने लगती है। ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है कि अगर ये आदमी यहां खड़ा है, एक दीवार के पास खड़ा करेंगे, तो यहां से जब वो वहां तक वापस उसको साउंड सुनाई देता है तो माना उसमें समय लगा t1। इधर वाली डिस्टेंस जो d2 है वो d2 ज्यादा है, तो d2 अगर ज्यादा है तो इस कंडीशन में इसको समय यहां से जाकर आने में लगता है t2। जैसे मेरा थीम क्या है, क्वेश्चन के फ्रेम में समझाता हूं। मैंने कहा कि एक आदमी चिल्लाया और उसको पहला इको 1 सेकंड में और दूसरा इको 2 सेकंड में सुनाई दिया। इसका मतलब यह है कि इधर से साउंड जो आया वो और इधर वाले आने वाले साउंड ने 2 सेकंड लिए। तो अपने आप अपना फिगर पूरा एग्जैक्ट बन गया। हमें पता है कि अगर 1 सेकंड में साउंड आ रहा है तो इधर वाली दीवार के आदमी पास है, इधर वाली दीवार से दूर है, इधर वाली डिस्टेंस d1, इधर वाली d2। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, t1 को क्या लिखा जा सकता है, 2d1/v। नहीं, अरे हाँ ना, t2 को क्या लिखा जा सकता है। अब मुझे तो यहां पर अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी d1 प्लस d2 निकालना है, तो मैं यहां से d1 को क्या लिख सकता हूं बेटा, v/2 t1, और d2 को v/2 t2। और मुझे अगर दोनों के बीच की यानी दोनों क्लिप्स के बीच की टोटल डिस्टेंस बतानी है तो मैं लिखूंगा d1 प्लस d2 और क्या हो जाएगा v/2 ब्रैकेट t1 प्लस t2। तो जैसा मैंने यहां पर समझाया, मैंने कहा कि जो एक क्वेश्चन है इसमें बोल दिया साउंड के चलने की स्पीड 330 मीटर पर सेकंड है और बताया कि फर्स्ट इको सुनाई देता है 1 सेकंड बाद और सेकंड इको सुनाई देता है 2 सेकंड बाद। तो पूछा गया कि दोनों दीवारों के बीच की दूरी क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन में d1 प्लस d2 बताना है तो हम क्या करेंगे, v बाय और t1 प्लस 3/2, तो यहां से हो जाएगा 330/2 गुणा 3, ऐसा करके पता लग जाएगा। हाँ, इस पे और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट अपन करते हैं। आप मुझे बताइएगा अभी के क्वेश्चन की थीम क्या है। हमने कहा कि हम जहां पर खड़े हैं ये दो दीवारें होगी, बाकी दीवारें कुछ नहीं होनी चाहिए, दो दीवारें हैं। मैंने कहा जब मैं चिल्लाया तो पहला साउंड मुझे आया, दूसरा इधर वाला कम ट्रेवल किया, जल्दी पहुंच गया, इधर वाला ज्यादा दूर से दीवार से टकरा के आया, ज्यादा दूर। अगर कहा जाए कि दो दीवारों के बीच एक आदमी खड़ा है, ध्यान से सुनना, पूरा दिमाग लगाना हो जितना। तो मैंने कहा दो दीवारों के बीच एक आदमी खड़ा हुआ है, चिल्लाता है और हर 2 सेकंड में वो इको सुनता है। तो सवाल मुझे, जवाब दो मुझे कि t1 कितना है। क्या, मैं फिर से रिपीट करता हूं, दो दीवारें हैं, एक आदमी वहां पर बीच में कहीं पे खड़ा है, किसी से पास किसी से दूर कुछ भी, और उसको हर वो चिल्लाता है, चिल्लाने के बाद हर 2 सेकंड में अपनी आवाज वापस सुनता है, यानी हर 2 सेकंड में इको सुनता है। मैंने कहा t1 कितना है और t2 कितना है, 4। हर 2 सेकंड में इको सुन रहा है, 2 सेकंड के बाद
2 सेकंड, यानी इधर से साउंड को 4 सेकंड लग जाएंगे, है ना। क्योंकि अगर वो सिर्फ 2 सेकंड इधर और इधर होता तो दोनों दीवारें तो बराबर दूरी पर हो गई, फिर तो इको क्या होगा, फिर तो इको समझ नहीं आएगा, वो हो जाएगा कि दोनों से साउंड जा रहा है और दोनों दीवारों से एक साथ आ रहा है, इट वॉन्ट फील लाइक इको, है ना। तो यहाँ पर एक तरफ से साउंड आए, फिर दूसरी तरफ से साउंड आए, अपनी आवाज अलग 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 दिशाओं से उसे आती प्रतीत होगी। तो पहली आवाज जो आएगी 2 सेकंड में, और अगली उसके 2 सेकंड बाद, यानी टोटल 4 सेकंड। तो उस क्वेश्चन में T1 2, T2 4, ऐसी बात होती है, मैक्सिमम ये है बात, इसके अलावा कोई समस्या नहीं है। हो गया। पढ़े। पढ़े। चलिए कुछ बेसिक बातें इसकी भी निपटा देते हैं। यहां पर डॉपलर्स इफेक्ट में होता क्या है, देखो ध्यान से सुनो। हम अभी तक ये जानते हैं, हम ये पढ़कर आए कि जैसे कोई एक सोर्स है, और सोर्स से जो साउंड वेव्स इमिट हो रही है वो एन फ्रीक्वेंसी की इमिट हो रही है। तो साउंड वेव्स जब यहां से ट्रेवल होती है तो किसी भी पोजीशन पर अपन चेक कर लें, उनकी फ्रीक्वेंसी किसी भी ऑब्जर्वर को क्या सुनाई देगी, एन ही सुनाई देगी।
किस मीडियम में जहां पर सोर्स अगर n फ्रीक्वेंसी का है तो हर जगह आने वाली वेव्स के केस में फ्रीक्वेंसी n ही होती है। जैसे कि एम्बुलेंस खड़ी है, एम्बुलेंस में एक ऊपर सायरन लगा हुआ है, सायरन है 200 हर्ट्ज का। तो जब वो सायरन बजेगा तो वो सायरन से साउंड वेव जब चलेंगी तो जो कोई आदमी सुनेगा वो 200 हर्ट्ज का सुनेगा। बट बाद में पता लगा कि ये तब तक ही सत्य है जब यहां पर सोर्स क्या हो, ऑब्जर्वर भी क्या हो। सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों रेस्ट पर हो, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो। डॉपलर ने ऑब्जर्व किया, खड़ा रहता था सड़कों पे, तो डॉपलर ने ऑब्जर्व किया कि एम्बुलेंस जब जाती है, पास आती है, तो एक्चुअली जहां वो खड़ी हुई एम्बुलेंस का जो सायरन होता है और उसके पास आती है एम्बुलेंस का सायरन होता है, उसको अंतर सुनाई दिया। उसको लगा कि यार अलग साउंड आ रहा था पहले, अभी साउंड अलग आ रहा है। इनफैक्ट जब वो पास आने के बाद जब वो दूर जाती है तो साउंड फिर अलग से अलग बदल जाता है। तो उसने कहा कि यार ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन, फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाता है। ड्यू टू रिलेटिव मोशन, अगर दोनों रेस्ट पर है तो देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। जो n है 200 हर्ट्ज है तो 200 ही सुनाई देगी। बट अगर रिलेटिव मोशन वहां मौजूद है सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में, आइदर दे आर मूविंग क्लोजर टू ईच अदर और मूविंग फार अवे फ्रॉम ईच अदर, वो चाहे पास आ रहे हो या दूर जा रहे हो, अगर रिलेटिव मोशन है तो फ्रीक्वेंसी में चेंज जरूर वहां पर सुनाई देगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर रिलेटिवली पास आया जा रहा है तो पास आने पर फ्रीक्वेंसी एक्चुअल से बड़ी सुनाई देगी, मतलब 200 है तो 200 से ज्यादा, और रिलेटिवली दूर जाया जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी एक्चुअल से कम, यानी 200 है तो 200 से कम सुनाई देगी ड्यू टू रिलेटिव मोशन। और इसी चीज को, इसी इफेक्ट को, कि अपेरेंटली जो यहां पर फ्रीक्वेंसी अपने को बदली हुई नजर आ रही है, इसी इफेक्ट को डॉपलर्स इफेक्ट नाम से जाना गया। तो उन्होंने बताया कि एक जनरल फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम सारी चीजों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं n, और हम लिख सकते हैं n अगर यहां पर है तो ये हो जाएगा v। मैं जानना चाहता हूं एन अपेरेंट, कि इसको सुनाई देने वाली अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी जो ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा हुआ सुन रहा है। और एन, एन क्या हो जाएगा बेटा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ये v जो है, ये v क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड। साउंड किस स्पीड से चलता है वो v यहां हो जाएगा। यहां ऊपर तो आता है ऑब्जर्वर के चलने का इफेक्ट और नीचे आता है सोर्स के चलने का इफेक्ट। ऑब्जर्वर की स्पीड को vo, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर लिखा जाएगा, और सोर्स के चलने को vs, स्पीड ऑफ सोर्स लिखा जाएगा। और यहां पर ये हो जाएगा vo, यहां पर ये हो जाएगा vs। अब कहां प्लस आएगा कहां माइनस आएगा ये हमें सिचुएशन टू सिचुएशन सोचना पड़ता है। तो हम इसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास इस फॉर्मूले में कहां प्लस आएगा, देखो ये तो क्लियर रखना देगा ध्यान से कि मुझे एन अपेरेंट जब भी निकालना होगा, ब्रैकेट बनेगा, बाहर एन आएगा। एन क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। यहां ब्रैकेट में ऊपर भी वी आएगा, नीचे भी आएगा। अब ऊपर किसके चलने का प्रभाव ऊपर देखेंगे, ऑब्जर्वर के। अब वो प्लस प्लस वीओ करना है या माइनस वीओ करना है, वी विल डिसाइड। नीचे सोर्स के चलने का प्रभाव, तो प्लस वीएस करना है या माइनस वीएस करना है, वही हम लोग डिसाइड करने जा रहे हैं। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, आपको बस एक बात ध्यान रखने की, रिलेटिवली पास आया जाएगा तो फ्रीक्वेंसी मुझे एन अपेरेंट क्या चाहिए, एन से, और अगर रिलेटिवली दूर जाया जाएगा तो एन अपेरेंट कम चाहिए। अब गौर से ध्यान से सुनना, जो मैं कह रहा हूं मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। मैंने कहा ये है एक सोर्स और ये है एक आदमी ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर फिलहाल है रेस्ट पर, मतलब इन शॉर्ट आप समझ गए वीओ बराबर, और ये सोर्स यहां करीब आ रहा है वीएस वेलोसिटी से। अब आप बताएंगे कि अगर इसकी एक्चुअली फ्रीक्वेंसी एन थी तो इसको जो एन अपेरेंट सुनाई देगा वो कैसे फॉर्मूला बनेगा। तो सुनना, ब्रैकेट बनाएंगे, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एन है तो ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, डिवाइड का साइन बनाएंगे, ऑब्जर्वर फिलहाल रेस्ट पर है तो ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, वी, क्योंकि ऑब्जर्वर चलता तो यहीं पर प्लस या माइनस किया जाता, ऑब्जर्वर की जीरो है इसलिए नेट न्यूमरेटर में वी लिख दिया। अब बचा अपने पास मात्र डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर पर किसका प्रभाव, सोर्स का। किसका, सोर्स पास आ रहा है या दूर, सोर्स ऑब्जर्वर के पास आ रहा है या दूर। पास आने से फ्रीक्वेंसी ज्यादा की कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब एन अपेरेंट क्या होगा, न्यूमरेटर। एन अपेरेंट ज्यादा कब होगा, जब डिनोमिनेटर
कम कब होता है? जब घटाया जाता है। तो मुझे ये इस तरीके से पता लग जाएगा कि वीएस में मुझे माइनस साइन के साथ फॉर्मूला डेवलप करना है। चीज अगर यही बदल जाएगी कि अगर ये वीएस दूर जाने लगेगा, अभी भी स्टैटिक ऑब्जर्वर है, तो इसके लिए एन अपेरेंट क्या हम यहां पर देखेंगे। तो मैंने क्या सिखाया सबसे पहले? एन, ये हमारा रेस्ट पर है। फिर मुझे देखना है सिर्फ कौन चल रहा है? सोर्स। सोर्स चलेगा तो मुझे जो छेड़खानी करनी है वो डिनोमिनेटर में करनी है, और चूंकि रिलेटिवली दूर जाने से एन अपेरेंट, वो कब होगा? जब डिनोमिनेटर और ज्यादा, v प्लस वी एस। ऐसा करके अपन कर सकते हैं बातों को। और आगे अगर अपन बढ़ा दें, ये सोर्स है और फिलहाल सोर्स को मैंने स्टैटिक बना दिया रेस्ट पर, और मैंने कहा कि ये जो ऑब्जर्वर है, अगर इसको मैं इसके तरफ भगा दूं और एक बार मैं इसको दूर भगा दूं, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इन दोनों केसेस में क्या लिखेंगे? तो आप देख पा रहे हैं बेटे कि यहां पर हमारा सोर्स रेस्ट पर है, इसीलिए नीचे सिर्फ और सिर्फ बाहर चल कौन रहा है? ऑब्जर्वर चल रहा है, मात्र ऑब्जर्वर चल रहा है, तो सिर्फ न्यूमरेटर को प्रिपेयर करना है। और आप देखें ये ऑब्जर्वर सोर्स के पास तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो न्यूमरेटर ज्यादा मतलब प्लस, दूर तो फ्रीक्वेंसी कम, कम तो v माइनस। तो यही बातें अगर अपन और बढ़ाएं और हम देखें इन सब चीजों को कि यार अगर मैं दोनों को, अभी तो मैंने एक एक को चलने का मौका दिया कि मैंने एक बार सोर्स को पास लाया दूर लाया, एक बार ऑब्जर्वर को पास लाया दूर लाया, अगर दोनों चीजें एक साथ एक सेम पैटर्न में कुछ इस तरीके से चलती दिखाई दी, जैसे ये हो गया सोर्स और ऑब्जर्वर, और यहाँ पर फॉर्मूला हो गया एन अपेरेंट का, जिसमें हम मोटी मोटी बात यहाँ पर क्या लिखते हैं? वी और वी लिखते हैं, यहाँ पर वी ओ, यहाँ वी एस लिखते हैं, ये बाहर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। और यही केस अगर अपन देख रहे हैं तो इन्हीं बातों को कुछ इस तरीके से हम देख पाते हैं कि अगर ये सोर्स तो आया इधर वीएस से और ऑब्जर्वर आया इधर वीओ से, तो क्या होगा बेटे? तो कैसे टुकड़ों में सोचना है एक एक करके, जैसे यहां पर, तो पहले आप न्यूमरेटर पर ध्यान दे लो। न्यूमरेटर में कौन? ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर के हिसाब से अपने आप को ऑब्जर्वर मानते हुए ये डिसाइड करो कि क्या आप सोर्स की तरफ जा रहे हो या सोर्स से दूर? सोर्स की तरफ तो फ्रीक्वेंसी, यानी यहां पर, अब ऑब्जर्वर सॉरी सोर्स के हिसाब से बात करो। क्या आप सोर्स जो हो, अगर आप सोर्स हो तो आप ऑब्जर्वर की तरफ अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो ना? ऑब्जर्वर की तरफ यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा यानी डिनोमिनेटर कम, कम मतलब ऐसे अपन फॉर्मूला में फिल इन दी ब्लैंक्स में साइन प्लस माइनस भरते चले जाएंगे, अकॉर्डिंगली फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे यहां पर इस दूसरी सिचुएशन में बात कर लेते हैं। अब इस दूसरी वाली सिचुएशन में बता दो बेटे, वीओ ऑब्जर्वर जो है वो दूर जा रहा है तो सोर्स पास आ रहा है तो, और यहां से मजे की बात एक और ये प्रूव हो जाती है कि मान लो अगर ये दोनों यहां पर सेम रफ्तार से इस और इस दिशा में जा रहे हैं, मान लो ये भी 10 मीटर पर सेकंड से, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से, सेम डायरेक्शन में, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? v माइनस 10, यहां पर भी v माइनस 10 से कट जाएगा, एन अपेरेंट एन के बराबर आ जाएगा। तो क्या साबित होता है? फिर साबित होता है कि अगर दोनों एक ही दिशा में एक ही स्पीड से जा रहे हैं तो उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी के कारण ही डॉपलर इफेक्ट आ रहा था, वो फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा था। अगर रिलेटिव वेलोसिटी बिकम्स जीरो, देयर विल बी नो डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व, मतलब जो वास्तविक फ्रीक्वेंसी है वही सुनाई भी देगी। अरे हाँ, ये बाकी भी आप भर सकते हैं अपनी इच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से छापें। कई कुछ नहीं है भाई, चैप्टर ही तो खत्म हुआ है, क्या हो गया? हा,
कितना लेम जोक मारा था भाई ने। तू लिख ले पहले जल्दी ना, है ना, इस बार नहीं तो तेरा मोए मोए करेंगे। तो मैं जा तो नहीं रहा हूँ भाई, अभी तो अपन कैनोडिक शुरू करेंगे कल से। ऐसा ऐसा कोई कहीं नियम नहीं है भाई। तुम्हारे बैच में नियम है, तुम मिलियो बाहर मेरे को। कैसा आदमी है यार ये एलपी निकाल लो। कितना दुष्ट है यार ये। समझ जाए ना यार तेरे को कि मैं नहीं खिला रहा हूँ। क्यों बेइज्जती करवा के बोलेगा कि हाँ अभी ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि तेरे को बुरा भी ना लगे, मेरा काम भी हो जाए वैसा। वही मैं कह रहा हूँ ना, गरीब से ही बोलो ना यार। अरे यार ये सब समस्या है, अभी कहाँ यहाँ। ये नीचे ऑफिस वालों को नाटक है यार, वो मना करते हैं। जाके पूछ के आ जाए एक बार। वो पहले ये अभी अभी पिछले 3 महीने में नहीं खिलाए होगे, पिछले 2.5 महीने में। अभी किसने? अरे दिवाली वाले माहौल में तो खिला सकते हैं, वो अलग बात है। कर दिया भाई। मतलब कोई आदमी सामने से बेइज्जती नहीं करना चाह रहा, उससे जबरदस्ती बेइज्जती करवाना चाह रहा है। मतलब मैं तेरा दिल नहीं तोड़ना चाह रहा कि मैं तेरे को कुछ बोलूं, मतलब फिर भी तू चाहता है कि मैं बोलूं। हाँ ये बोलना शुरू कर दे, इसके बाद खिला दूंगा। लिखा। क्या? हाँ शुरू से देख लेंगे। इधर पीछे कहां तक कर लेता अपन, ईएलपी 4 से 3 से 3 से 6।
हो गया? ELP1 निकाल लो। अभी तो आज तो ELP कर लेते हैं। ELP1 क्वेश्चन 1 से 6 में डाउट। क्वेश्चन 5 में अपने को एक तो दिया हुआ है कि वेव स्पीड और प्लस एक्स डायरेक्शन में जाती वेव, प्लस एक्स डायरेक्शन में जाती वेव जब होती है तो हमारी आइडेंटिफिकेशन क्या थी कि क्या होगा, ओमेगा टी माइनस, या क्या भी हो सकता है के एक्स माइनस, दोनों हो सकते हैं, मुझे इनमें ज्यादा समस्या नजर नहीं आती है। तो मैंने देखे चारों ऑप्शन, चारों ऑप्शन में बीच में माइनस है। फिर मैंने चेक किया कि अब फाइनल पता कैसे करें। तो हमने कहा कि देखो वेव वेलोसिटी जो 330 दी हुई है ना, ये वेव वेलोसिटी आनी चाहिए अगर आप ओमेगा बाय के करेंगे। तो ओमेगा और के का रेशियो अगर आप करेंगे ना, तो देखो पहले ऑप्शन में 4000 बटे 12.5, और 4000 बटे 12.5 करेंगे तो ये आता है 320। हमें कितना चाहिए? 330। फिर अपन सेकंड ऑप्शन पे आ जाएंगे, 4000 बटे 122.5, ये तो और कम आएगा। थर्ड ऑप्शन 3300 बटे 10, तो यहां पर ये थर्ड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आप देखेंगे कि फोर्थ भी वैसा ही है, पर फोर्थ वैसा एक्चुअली है नहीं, क्योंकि फोर्थ में देखो के 3300 है और ओमेगा 10 है, तो 1/130 आएगा, मतलब 330। तो अपने को थर्ड ऑप्शन सही मिलेगा। क्वेश्चन 6 में बोला है द टाइम पीरियड एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड टी कहां छुपा होता है? ओमेगा कहां मिलेगा, कितना मिलेगा? 2000 पाई। तो 2000 पाई अगर ओमेगा है तो वहां से टाइम पीरियड निकाल लेना। मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ए ओमेगा, तो जो वहां पर ओमेगा आया है 2000 पाई इंटू एम्पलीट्यूड कितना है 10/पाई आ जाएगा। क्या भाई, पाई से पाई काट दे और 10 गुणा कर दे तो ये आ जाएगा 20,000 सेंटीमीटर पर सेकंड, और 20,000 को मीटर में कन्वर्ट करेगा तो 2000 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन 7 से 12, 11 कॉस स्क्वायर फंक्शन एसएचएम में जाके देखना, मैंने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर पढ़ाए थे। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर पढ़ा के मैंने बताया था कि अगर कॉस स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा, वैसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। तो मैंने सिखाया था कि अगर साइन स्क्वायर फंक्शन को आपको यहां पर पावर 1 में डिग्रेड करना है तो आपका रिजल्ट आया था, यहां पर आया था 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 ओमेगा टी। और अगर यहाँ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो जाता है तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 कॉस 2 ओमेगा टी। ये है मुद्दा। ELP नंबर 2 में क्वेश्चन 1 से 5, थर्ड वाले में बेटा अपने को फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वेव वेलोसिटी दी हुआ है, तो लैम्डा निकाल लो। और लैम्डा निकालने के बाद अब अपने को बताना है डेल्टा एक्स। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन इज इक्वल टू डेल्टा फाइव बाय डेल्टा फाइव 60 डिग्री यानी पाई/6 दिया हुआ है, सॉरी पाई/3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये पता है, लैम्डा हमने वी और एन से निकाल लिया, डेल्टा एक्स आ जाएगा। क्वेश्चन 8 तक। क्वेश्चन 7 में I1 और I2 का रेशियो बताना है, और हम जानते हैं I होता क्या बेटा, I बराबर 20 रॉ वी ए स्क्वायर, मीडियम सेम है तो 20 रॉ वी क्या रहेगा। क्या यहां पर एम्पलीट्यूड सेम है दोनों वेव का? क्या ओमेगा फ्रीक्वेंसी सेम है? नहीं, तो फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग, एम्पलीट्यूड भी अलग अलग, तो I1/I2 बराबर A1/A2 मतलब 5/10, और N1/N2 मतलब 75/150। खत्म। ELP2 में क्वेश्चन 9 से 12, 13 से 16। 16 में अपने को बोला है ट्रांसवर्स वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी आर जनरेटेड इनटू स्टील वायर्स A and B,
अब सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स अगर जनरेट हुई है और रेशियो ऑफ वेलोसिटी बताना है, और किसी रस्सी में वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, अंडर रूट टी बाय म्यू, और यहां पर डायमीटर वगैरह की बात हो रही है ना, तो हम क्या लिख देंगे, म्यू को रो इनटू, और ए को भी डायमीटर के रूप में क्या लिख देंगे, पाई डी स्क्वायर बाय 4। अब यहां पर ये दो अलग अलग तारों में वेव वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो दोनों में टेंशन अलग अलग है, डायमीटर अलग अलग है, और डेंसिटी स्टील वायर से दोनों, तो स्टील वायर दोनों है तो डेंसिटी सेम है, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, v प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी बाय डी स्क्वायर, है कि नहीं, टी बाई डी स्क्वायर। तो अपन यहां से लिख सकते हैं कि v1 बाय v2 बराबर अंडर रूट t1 बाय t2, और यहां पर हो जाएगा d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर, d1 d2 t1 t2 अपने को दिए हुए क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा आराम से। 14 में बेटा अपने को यहां पर क्या बोलता है, ये पुलियों के बीच में एक वायर है जिसकी लंबाई है 15 मीटर। मैंने आपको पढ़ाते टाइम सारी बातें बताई थी, मैंने कहा था जब वायर हॉरिजॉन्टल हो तो उस केस में हर पॉइंट पर टेंशन हर पॉइंट पर सेम, तो वेलोसिटी यहां पर हर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम होगी, तो यहां से यहां जाने में जब समय निकाला जाएगा तो समय हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, बस मुझे क्या निकालना है यहां पर वेव में, स्पीड, और स्पीड निकालना है तो v बराबर अंडर रूट टी बाय म्यू, और यहां पर t कितना है, 18 किलो ब्लॉक दोनों तरफ लटके हुए हैं, तो यहां पर टेंशन कितनी आ जाएगी, 180 अपॉन म्यू कितना है यहां पर 18 ग्राम पर से, तो 18 ग्राम मतलब 10 पावर माइनस। सॉल्व कर लेना, 18 काट देना 10 बचेगा, 10 पावर 3 को नहीं ऊपर भेज देना, 10 पावर 4 बनेगा, 10 पावर 4 बाहर आके 100, तो आंसर आ जाएगा, दूरी चलनी है 15, स्पीड है 100, 15/100 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 15 में लैम्डा 1 लैम्डा 2 की बात कर रहा है बेटा, तो क्या सिचुएशन है, पहले तो फिगर आपको समझना पड़ेगा, ये मोटी रस्सी है और मोटी रस्सी के साथ साथ एक ब्लॉक और अटैच्ड है, मोटी रस्सी कितनी है 5 किलो की, और यहां ये ब्लॉक कितना है 4 kg, और यहां पर वेवलेंथ क्या बोला है, निचले सिरे पर वेवलेंथ क्या बोला है, लोअर एंड लैम्डा 1, और यहां वेवलेंथ लैम्डा 2। अब समझियो, हम जानते हैं v बराबर एन लैम्डा, वेव जब चलेंगी यहां से यहां तो फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, तो v प्रोपोर्शनल, तो अगर मुझे यहां पर लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 निकालना है, आई गेस यही करना है, हाँ, तो मैं क्या लिखूंगा, v2 बाय v1, और v बराबर अंडर रूट t2 बाय म्यू अपॉन अंडर रूट t1 बाय म्यू, म्यू यहां से यहां तक रस्सी का, तो म्यू से म्यू अंडर रूट t2 बाय t1, t2 मतलब यहां लैम्डा 2 है तो यहां t2, टोटल टेंशन यहां कितनी 90, और नीचे कितनी 40, ये कट जाएगा 3/2 आ जाएगा, ये एलपी 3 हो गई थी, चलिए तो हमारी 3 से 5 नहीं 6 होनी चाहिए, फिर तो कहां तक हो गई थी 6 तक, ठीक है, अपन ईएलपी 7 8 और ये जो 9 है ना, 9 में डॉपलर वाले सवाल है, जो आज अपन ने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए क्लास में, आप एक बार जाके इस ईएलपी 9 के क्वेश्चन करके देख लेना, 100% हो जाएंगे, और उसके बाद अपन ये मॉड्यूल का भी डिस्कशन कल देखेंगे ना, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज सारी बातें यहाँ पर हो चुकी है। हाँ, कल डिस्कशन के बाद काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।